हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इक्वालिटी का क्या मतलब होता है। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, यानी सभी लोगों के साथ समान तरीके से व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहता है कि हर आदमी इक्वल है। हर आदमी इक्वल है। ठीक है। सब बराबर हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। मतलब उम्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उम्र में तो हैं, लेकिन मैं दूसरी तरह से बात कर रहा हूँ कि मैं बड़ी जात का हूँ, हमारा रिलीजन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस तरह का चीज जो है नहीं है। हमारा जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन बातों को मंजूर नहीं करता। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि हर आदमी इक्वल है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, लड़की हो या लड़का हो, या वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सब बराबर हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। तो ये तो कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उन लोगों को मैं बता दूं कि ये एक बुक होती है और इस बुक में रूल्स होते हैं। ठीक है। इस बुक में क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, और इन रूल्स को देश का हर नागरिक, हर सिटीजन फॉलो करता है। उसके बाद आगे देखते हैं। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनइक्वालिटी नहीं है देश में, या असमानता नहीं है देश में। ठीक है। या देश में भेदभाव नहीं होता। तो अगर मैं बात करूं पूरे देश की, तो ज्यादातर जगहों में तो आज की डेट में लड़का या लड़की, या अलग अलग जातियों में या अलग अलग धर्मों में भेदभाव नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे पिछड़े हुए इलाके अभी भी हैं जहाँ पे भेदभाव होता है। ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो कहता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो इस भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। तो फिर आगे देखते हैं। while earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several। तो जहां पहले तो कोई भी लॉ नहीं था लोगों को भेदभाव से, डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए, या इल ट्रीटमेंट मतलब कि बुरा बर्ताव, बुरे बर्ताव से बचाने के लिए हमारे देश में। तो अब जो है, अब बहुत सारे हैं, बहुत सारे नियम हैं जो हमें डिस्क्रिमिनेशन और इल ट्रीटमेंट से बचाते हैं। ठीक है। तो ये है। तो जब से हमारे देश में ये कॉन्स्टिट्यूशन आया है, तब से ऐसे बहुत सारे नियम बना दिए गए हैं जो हमें भेदभाव से बचाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन से बचाते हैं, इल ट्रीटमेंट से बचाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखो, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है हमारा पार्लियामेंट। ठीक है, हमारा संसद भवन। तो हम वोट देकर जिन भी नेताओं को चुनते हैं, वो सभी यहाँ जाते हैं और यहाँ हमारे देश के नियम कानून बनते हैं। उन पे चर्चा होती है कि कौन सा नियम कानून रखना चाहिए और कौन सा नहीं रखना चाहिए। तो वो सब यही होता है, इसी बिल्डिंग में होता है। वैसे अब तो ये बिल्डिंग बदल दी गई है ना, हमारा नया पार्लियामेंट बन चुका है, लेकिन अभी भी जो बुक्स हैं उनमें ये सब नहीं बदला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद तो हमारी जो गवर्नमेंट है, वो वो दो तरीके से वो दो तरीके से इस बात का ध्यान रखती है कि हमारे देश में भेदभाव ना हो। दो तरीके से। ठीक है। पहला तरीका है फर्स्ट थ्रो लॉज, यानी नियम बनाकर। तो
हमारी गवर्नमेंट सबसे पहले तो वो ऐसे नियम बनाती है और उन नियमों को हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालती है, जो हमें भेदभाव से, डिस्क्रिमिनेशन से, इल ट्रीटमेंट से बचाएं। तो और सेकंड थ्रो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज। और दूसरा तरीका है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च करके या नई नई स्कीमें लाकर, ताकि ऐसे लोग जो बुरी हालत में हैं, जिनकी परिस्थितियां सही नहीं हैं, जो डिसएडवांटेज्ड हैं, उनकी मदद हो सके और वो आगे बढ़ सकें, ताकि उनके साथ भेदभाव ना हो पाए फिर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप कुछ फोटोज देख सकते हैं। ये फोटोज एक मूवी की हैं। मूवी का नाम है दीवार, जो कि 1975 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का एक सीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक बच्चा है यहाँ पे, और ये एक बड़ा आदमी है। ठीक है, सूट बूट वाला आदमी है, अमीर आदमी है। तो ये क्या करता है, ये इस बच्चे से अपने शूज पॉलिश कराता है। तो जब पैसे देने की बात आती है, तो ये आदमी जो है, ये पैसे फेंक कर देता है। ठीक है, इस बच्चे के सामने पैसे फेंक कर देता है। तो ये जो बच्चा है, इसको ये बुरा मान जाता है। ये कहता है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो इस तरह से वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट शो करता है इस आदमी के सामने। ठीक है, तो फिर ये आदमी समझ जाता है, और ये आदमी फिर इस बच्चे को हाथ में पैसे देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उसके हाथ में पैसे रख रहा है। आगे देखते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि हमारी जो गवर्नमेंट है, वो दो तरीके से इस बात का ध्यान रखती है कि हमारे देश में किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन न हो पाए। तो पहला था लॉ बना के, और दूसरा था कि नई नई स्कीम्स बना के। ठीक है। तो लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस तरह के लॉज हैं। यहाँ पे तीन चार पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो देखो। तो फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज टू फॉलो द सेम लॉज। तो पहला तरीका है कि हर आदमी लॉ के सामने, कानून के सामने बराबर है। ठीक है, यानी हर आदमी समान नियमों को मानता है, सेम रूल्स को मानता है, और उन्हीं रूल्स को फॉलो करता है। सबके लिए रूल्स एक जैसे हैं, चाहे वो हमारे देश का राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो, या आप हो, आपके पेरेंट्स हो। ठीक है, तो हर कोई सेम रूल्स को फॉलो करता है। सेकंड, नो पर्सन कैन बी discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth, or whether they are female or male। तो हमारी गवर्नमेंट जो है, वो इस तरह के नियम भी बनाती है कि किसी भी आदमी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, यानी धर्म के नाम पे हो, कि ये हिंदू है तो उसके साथ हम भेदभाव करेंगे, या ये मुस्लिम है तो उसके साथ भेदभाव करेंगे, या रेस के, या कास्ट यानी जाति, या प्लेस ऑफ बर्थ, यानी ये असम का है तो ये इसके साथ बुरा वो करेंगे, व्यवहार करेंगे। ये तमिलनाडु का है, ये चेन्नई का है, ये गुजरात का है, इसके साथ अलग व्यवहार करेंगे, ऐसा भी नहीं चलेगा, हमारी गवर्नमेंट कहती है। और वेदर दे आर फीमेल और मेल, या वो फीमेल हैं या मेल हैं, यानी ये लड़का है या लड़की है, तो इस तरह के भेदभाव जो है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। तो इस तरह के नियम गवर्नमेंट बनाती है। थर्ड है, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। हर आदमी को जो है, सारे के सारे जितने भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस मतलब जैसे कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, है ना, स्कूल्स, कॉलेज, या जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, तो हर आदमी इन जगहों पे जा सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स, है ना। तो ये सारे जो हैं, ये भी जो हैं पब्लिक प्लेसेस हैं। होटल, शॉप्स, मार्केट्स, तो हर कोई इन जगहों पे जा सकता है। और इस तरह से है।
ठीक है, तो किसी को भी रोका नहीं जाएगा इन जगहों पे जाने से। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। तो जो अनटचेबिलिटी थी, यानी छुआछूत जो माना जाता था पुराने जमाने में, कि जो छोटी जात के लोग होते थे उनको बड़े लोगों को छूने से मनाही होती थी, बड़ी जात वाले लोगों को छूने से मनाही होती थी, उसको अनटचेबिलिटी जो है वो कहा जाता था। तो ये चीज हटा दी गई है। ठीक है, ये चीज हटा दी गई है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि अनटचेबिलिटी जो है एक क्या है, एक अपराध है, एक गुनाह है। तो सेकंड है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी गवर्नमेंट दो तरीके से इस बात का ध्यान रखती है कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। ठीक है, तो पहला था लॉ बना के, जो कि मैंने आपको डिस्कस किया है, थोड़ी देर पहले बता दिया, मैंने आपको समझा दिया। अगला था गवर्नमेंट स्कीम बना के इस बात का ध्यान रखती है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो और सब लोग समान स्तर पर आ सकें, यानी बराबरी पे आ सकें। तो अब हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में देखेंगे, तो एक दो स्कीम्स के बारे में हम देखेंगे जो कि इसलिए बनाए गए हैं। तो जो पहला है वो है मिड डे मील स्कीम। ठीक है, मिड डे मील स्कीम क्या है? तो ये है, दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड in all the government elementary schools to provide children with cooked food, cooked lunch। तो क्या है कि मिड डे मील स्कीम में ऐसा है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये स्कीम बनाई है कि जो स्कूलों में जो बच्चे होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे होते हैं, यानी 5वीं तक क्लास के जो बच्चे होते हैं, उन लोगों को जो है स्कूल्स में फूड दिया जाएगा लंच में। ठीक है, ये है। अब तो शायद क्लास 8 तक दिया जाता है, लेकिन पहले 5th तक दिया जाता था। तमिलनाडु was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001, तो तमिलनाडु जो है वो पहला स्टेट है ऐसा जिसने क्या किया, इस मिड डे मील स्कीम को लागू किया। ठीक है, तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट था, इसने सारे स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि हर स्कूल में ये सब होना चाहिए, यानी जो इंटरवल में बच्चों को फूड मिलना चाहिए, लंच मिलना चाहिए। हर गवर्नमेंट स्कूल में जो है लंच दिया जाता है बच्चों को। अब इसके बेनिफिट क्या हुए? तो इसके बेनिफिट ये हुए कि मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब पहले से ज्यादा जो गरीब परिवारों के बच्चे थे वो स्कूल आने लगे हैं और रेगुलरली वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। देयर अटेंडेंस हैज इम्प्रूव्ड। उनकी अटेंश उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव हो गई है, यानी अब वो रोज स्कूल आ रहे हैं क्योंकि उन्हें स्कूल में फूड मिल रहा है, लंच मिल रहा है। This program has also helped reduce caste prejudices because children of all castes in the school eat this meal together. And in quite a few places, Dalit women have been employed to cook the meal. तो ये जो प्रोग्राम है इसने हेल्प किया है कास्ट प्रीजुडिस को रिड्यूस करने में, यानी जो जाति के नाम पर जो भेदभाव किया जाता था उसको रिड्यूस करने में, उसको कम करने में इस प्रोग्राम ने हेल्प किया है। कैसे? इस तरह से हेल्प किया है क्योंकि जो बच्चे हैं वो जो बच्चे हैं उनको जब स्कूल में जब साथ में जो है फूड दिया जाता है तो वो साथ में मिलकर बैठकर साथ में खाते हैं। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से, और दूसरा जो है कि स्कूल्स में जो फूड बनाते हैं वो दलित वुमन को रखा गया है। काफी सारे स्कूल में दलित वुमन, यानी जिनको पुराने टाइम पे लोअर कास्ट समझा जाता था, तो उन कम्युनिटीज की वुमेन्स को एम्प्लॉय किया गया है, रखा गया है भोजन बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए, बच्चों के लिए, इंटरवल के लिए। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्कूल के बच्चे हैं और ये बैठकर फूड खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं साथ में। ठीक है, चिल्ड्रन बीइंग सर्व्ड देयर मिड डे मील एट अ गवर्नमेंट स्कूल इन उत्तराखंड।
तो ये उत्तराखंड का सीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आंटी है, ये बच्चों को फूड दे रही है, खाना दे रही है, लंच दे रही है इंटरवल में। उसके बाद नेक्स्ट है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। तो देखो ऐसा है कि केवल हमारा देश ही ऐसा नहीं है कि जहां पुराने टाइम पे भेदभाव किया जाता था या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के लोगों के साथ अलग अलग तरह से भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका की बात करें, तो यहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं, ब्लैक और वाइट। ठीक है, तो जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग होते हैं उनको ब्लैक कहा जाता है। ठीक है, और एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जो व्हाइट होते हैं। ठीक है, तो अफ्रीकन अमेरिकन वो लोग हैं जिनके एंसेस्टर्स यानी जिनके जो पूर्वज हैं वो अफ्रीका से लाए गए थे। ठीक है, उनको अफ्रीका से लाया गया था, और इनके जो एंसेस्टर हैं यानी इनके जो पूर्वज हैं उनको स्लेव्स बना के लाया गया था। ठीक है, ताकि वो जो व्हाइट लोग हैं अमेरिका के, उनका काम कर सकें। ठीक है, तो अफ्रीका से उन्हें लाया गया था, और इन लोगों के साथ अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seats whenever a white person wished to sit। तो ऐसा था, एग्जाम्पल के लिए, कि किस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जाता था। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो जब भी जो ब्लैक लोग हैं या काले लोग हैं, उनको जो ट्रेवल करना होता था अमेरिका में, तो या तो उनको गाड़ी के या बस के लास्ट में बैठना होता था, या उनको अपनी सीट व्हाइट पर्सन को दे देनी होती थी अगर व्हाइट पर्सन बोले तो। ठीक है, यानी आपको अगर कहीं भी जाना है तो आपको या तो गाड़ी के लास्ट में बैठना पड़ेगा, या अगर आप कहीं पे आगे बैठ गए तो जब भी कोई व्हाइट आदमी आएगा वो आपको आपकी सीट से उठा सकता था, और आपको अपनी सीट छोड़ के उसे देनी पड़ती थी। तो इस तरह का भेदभाव जो है अमेरिका में किया जाता था। तो यहाँ पे है एक स्टोरी है रोजा पार्क की। ठीक है, तो क्या क्या इन रोजा पार्क जी ने, ये देखते हैं। तो देखो, रोजा पार्क्स रोजा पार्क्स इनका जन्म हुआ था 1913 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 2005 में। और ये अफ्रीकन अमेरिकन थे, यानी ये एक ब्लैक वुमन थी ये। ठीक है, अच्छा, शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन December 1, 1955। तो इन्होंने क्या किया, 1 दिसंबर 1955 को अपनी सीट एक वाइट आदमी को देने से मना कर दिया। और फिर क्या हुआ, a huge agitation occurred against the unequal ways in which African American were treated। तो इससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा एजिटेशन हो गया, या हंगामा हो गया अमेरिका में, या आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट शुरू हो गया, एक क्रांति शुरू हो गई। ठीक है, अमेरिका में इस चीज के विरोध में कि ब्लैक लोगों के साथ बुरा बर्ताव क्यों किया जाता है। ठीक है, उनके साथ भेदभाव क्यों किया जाता है। तो इसके अगेंस्ट में जो है अमेरिका में एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया, हंगामा शुरू हो गया, और ये जो मूवमेंट है इसको कहा जाता है सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, तो ये है द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। तो जो सिविल राइट्स एक्ट है 1964 का, वो ये कहता है कि आज से किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा उसकी रेस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे या नेशनल ओरिजिन के नाम पे। यानी वो किस धर्म का है, वो व्हाइट है या ब्लैक है, या वो कौन से देश का है, तो इस आधार पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहता है सिविल राइट्स एक्ट ऑफ
1964, जो कि इसके बाद बनाया गया, सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद बनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट all school would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them। तो ये जो सिविल राइट मूवमेंट है, इसके बाद वहां पे एक चीज और हुई, क्या कि सभी स्कूल्स को ऑर्डर दिया गया कि वो अपने स्कूल्स में अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों को भी, यानी ब्लैक बच्चों को भी जो है जगह देंगे, उनको भी, उनका भी एडमिशन लेंगे, उनको भी एडमिशन देंगे। ठीक है, और उनके लिए कोई अलग से स्कूल नहीं होंगे। तो ये सब हुआ अमेरिका में। आगे देखते हैं। इज देयर नो इनइक्वालिटी एनीमोर। तो अब ये प्रश्न है कि क्या आज के टाइम पे कोई इनइक्वालिटी नहीं है? तो देखो, there continues to be big differences in our countries between schools that the rich attend and those that the poor attend। तो आज के टाइम पे भी हमारे देश में, ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर है उन स्कूल्स में जहाँ पे अमीर लोगों के बच्चे जाते हैं या जहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं। तो अमीर लोगों के बच्चे जो होते हैं वो बड़ी बड़ी स्कूलों में जाते हैं, जहाँ पे फीस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज होती है। ठीक है, और जो गरीब लोगों के बच्चे होते हैं वो छोटी मोटी स्कूलों में जाते हैं, सरकारी स्कूलों में जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, आज की डेट में भी अंतर है हमारे देश में। ठीक है, हमारे देश के लोगों में। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच Dalit children are discriminated against and treated unequally। तो आज की डेट में भी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं हमारे देश में जहाँ पे जो दलित बच्चे होते हैं, जो जो दलित बच्चे होते हैं, वो उनके साथ क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, और उनको उनके साथ बराबर का व्यवहार नहीं किया जाता है। ठीक है, उनके साथ सही से व्यवहार नहीं किया जाता है। आगे है कि a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country। तो यहाँ पे अब अमेरिका की बात हो रही है कि अमेरिका में अभी भी जो है ब्लैक और व्हाइट्स में जो है डिफरेंसेस हैं। जो ब्लैक लोग हैं वो बहुत ज्यादा गरीब हैं, पुअर हैं, और जो व्हाइट लोग हैं वो रिच हैं कंपैरेटिवली। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन अफोर्ड to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students। तो ज्यादातर जो ब्लैक बच्चे होते हैं अमेरिका में वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती हैं, बहुत कम फैसिलिटीज होती है, और जहाँ पे जो टीचर्स हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं। जबकि जो व्हाइट स्टूडेंट्स होते हैं वो अमेरिका में बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। और इसका जो सबसे मेन कारण है वो है कि जो एटीट्यूड्स होते हैं वो स्लोली चेंज होते हैं, धीरे धीरे चेंज होते हैं। ठीक है, जो बातें हमने अपने दिमाग में हजारों सालों से बिठा रखी हैं वो एक दो दिन में तो नहीं जाएंगी ना, उनको हमारे दिमाग से हटाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, सालों लगेंगे। तो इसलिए ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं वो धीरे धीरे होंगे। ठीक है, तो ये जो अभी भी जो हल्का फुल्का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो इसी कारण होता है कि अभी भी हम जो है उन बातों को जो हमने पुराने टाइम में अपने दिमाग में बिठा रखी है, पुराने टाइम से अपने दिमाग में बिठा रखी हैं, उन बातों को हम अभी भी नहीं निकाल पा रहे हैं ढंग से, क्योंकि हमने हजारों सालों से उन्हें अपने दिमाग में बिठाया है। तो उनको हटाने में, दिमाग से हटाने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए ये जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे होंगे। ठीक है, तो ये है। उसके बाद है एडिशनल थिंग्स टू लर्न। तो देखो, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए।
तो इनमें से सबसे पहली चीज है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसका क्या मतलब होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। इट मीन्स दैट all adult citizens have the right to vote irrespective of their social and economic backgrounds। यानी इसका ये मतलब है कि कोई भी लोग जो कि 18 साल या उससे ऊपर के हैं, ठीक है, उनको वोट देने का राइट है, वोट देने का अधिकार है इलेक्शंस में, चुनाव में। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो या किसी भी कास्ट का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 18 साल से ऊपर का है तो क्या है, उसको वोट देने का अधिकार है, अपना नेता चुनने का अधिकार है। ठीक है, आगे है डिग्निटी। तो इसका क्या मतलब होता है? डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, एक तरह से। ठीक है, दिस रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। तो डिग्निटी का मतलब ये है कि हम अपने आप को और दूसरों को सम्मान के लायक, रिस्पेक्ट के लायक समझें। आगे है Constitution. This is a document that lays down the basic rules and regulation for people and the government in the country to follow। तो ये जो है, ये एक डॉक्यूमेंट है, एक तरह की बुक है, और इसमें जो है सारे के सारे रूल्स हैं जो यहाँ के लोगों को, इंडिया के लोगों को फॉलो करने होते हैं, या गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जितने भी नेता लोग हैं उनको फॉलो करने होते हैं। आगे है सिविल राइट्स मूवमेंट। तो सिविल राइट्स मूवमेंट क्या है? सिविल राइट मूवमेंट जो है ये यूएसए अमेरिका में शुरू हुआ था 1950s में। और इसमें क्या है, इसमें जो अमेरिकन, जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, जो ब्लैक पीपुल हैं, इन्होंने बोला था कि हमें इक्वल राइट्स दो, बराबर अधिकार दो, बराबर राइट्स दो। ठीक है, और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी जो काले गोरे के आधार पर जो वहां पे भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको बंद करो। तो ये था सिविल राइट्स मूवमेंट। तो इस तरह से हमारा आज का ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।